नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने मॉरिशस दौरे को बताया बेहद अहम। मैत्री उद्यान कार्यक्रम के दौरान कहा, हमारे संबंधों की जड़ें मॉरिशस की धरती में और होती जा रही हैं गहरी। 2 दिवसीय दौरे में मॉरिशस के कई प्रमुख नेताओं से की मुलाकात। इजराइल ने हमास के खिलाफ गाजा में हमले किए तेज। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू करेंगे अगले सप्ताह अमेरिका का दौरा। विपक्षी नेता यायर लैपिड ने की नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग। लेबनान बॉर्डर पर भी इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच हमलों का दौर जारी। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को मिली बड़ी सफलता। विवेक रामास्वामी, निक्की हेली और रॉन डिसेंटिस समेत अन्य विरोधी नेता ट्रंप के समर्थन में उतरे। सभी नेताओं ने की ट्रंप के समर्थन में वोट देने की अपील। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप के शासन को बताया कुशासन। ब्रिटेन में आम चुनाव के बाद नई संसद के पहले सत्र का हुआ औपचारिक उद्घाटन। किंग चार्ल्स तृतीय ने सदन को किया संबोधित। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की सरकार का एजेंडा किया पेश। देश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने पर दिया जोर। रूस और यूक्रेन के बीच तीसरी बार हुई कैदियों की अदला बदली। यूएई की मध्यस्थता से दोनों देशों ने 95 युद्ध बंदियों की करी अदला बदली। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सहयोग के लिए यूएई का जताया आभार। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में मेडी क्लिनिक परियोजना के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य मॉरिशस में कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग और अन्य क्षेत्रों में अपने अनुभवों को साझा करना है। I had the privilege yesterday, Prime Minister, of visiting the Civil Services College. जो अभी बन रहा है ये सिविल सर्विसेज कॉलेज कुछ ही दिनों में तैयार रहेगा। And we look forward to soon for the National Library and Archives, to a Mauritius Police Academy, to a forensics laboratory. And I want to say that we are not here खाली building बनाने के लिए नहीं आए, कि we would also like to see how can we do the capacity building, how can we do the training, how can we do the experience sharing. This is really what will make that collaboration work and will deliver in the full. So the lesson from all of this, जो सबक है कि हम सबको we have to stand by each other. दरअसल भारत मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वहां मॉरिशियन सोशल डेमोक्रेट पार्टी के नेता ज़ाविये लुक ड्यूवाल से मुलाकात की। एस जयशंकर ने ज़ाविये लुक ड्यूवाल से मुलाकात पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि साझेदारी को सुदृढ़ करने हेतु अच्छा विचार विमर्श हुआ। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में विपक्ष के नेता डॉक्टर अरविंद बुलेल के साथ भी बैठक की। विदेश मंत्री ने डॉक्टर अरविंद बुलेल के साथ हुई मुलाकात पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि हिंद महासागर क्षेत्र की समृद्धि और कल्याण के लिए भारत मॉरिशस संबंधों की महत्ता के बारे में विचार मंथन किया। उन्होंने कहा कि हमारे संबंधों को निरंतर मजबूत करने के लिए उनका समर्थन स्वागत योग्य है।
तो विदेश मंत्री की मॉरिशस यात्रा को लेकर हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। विभिन्न नेताओं से वहां पर उन्होंने मुलाकात की है। वहीं मॉरिशस दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री पॉल बेरांजे से भी मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि पॉल बेरांजे से मिलकर अच्छा लगा। समसामयिक वैश्विक मुद्दों पर प्रभावी बातचीत हुई। भारत मॉरिशस संबंधों की दृष्टि से उनका समर्थन महत्वपूर्ण है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर राम गुलाम से मुलाकात की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर राम गुलाम से मिलकर खुशी हुई। हमारी दीर्घकालिक द्विपक्षीय साझेदारी और इसके भावी विकास की दृढ़ इच्छा के बारे में चर्चा की। एस जयशंकर ने भारत मॉरिशस रिश्तों पर डॉक्टर राम गुलाम के समर्थन की सराहना भी की। तो डॉक्टर राम गुलाम से मुलाकात हुई विदेश मंत्री एस जयशंकर की। और आइए आपको अब भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की ओर लिए चलते हैं। बीते दिनों बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर भड़की हिंसा में 6 लोगों की मौत के बाद वहां के शिक्षण संस्थानों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी के छात्र बीते कुछ दिनों से 1971 के मुक्ति युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों के बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का विरोध कर रहे थे। 1971 में पाकिस्तान से आज़ादी की जंग लड़ने वालों को यहाँ वॉर हीरो कहा जाता है। देश में 1/3 सरकारी नौकरियां इन वॉर हीरो के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। इसी के खिलाफ छात्र बीते कुछ दिनों से रैलियां निकाल रहे थे। और आपको बता दें कि बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करें तो मेरिट के आधार पर 44% रिजर्वेशन है, जबकि बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30% रिजर्वेशन मिलता है। वहीं महिलाओं के लिए 10% आरक्षण है। इसके अलावा पिछड़े जिलों के लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था है। अल्पसंख्यकों की और दिव्यांगों की हम बात करें तो इनके लिए 5% वहां पर आरक्षण का प्रावधान है। व्यापक विरोध के बाद 2018 में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नए आरक्षण नियम लागू कर इसे खत्म कर दिया था। हालांकि 5 जून 2024 को बांग्लादेश हाईकोर्ट ने खास तौर पर विवादास्पद 30% स्वतंत्रता सेनानियों के कोटे को निरस्त करने वाले 2018 के आदेश को पलटने का आदेश दिया। हालांकि शुरुआती विरोध प्रदर्शन जून में ही ढाका में नजर आने लगा था, लेकिन 17 जून को ईद अल अजहा के त्यौहार के खत्म होने के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। पूरे देश में बंद का असर 7 जुलाई को देखने को मिला और इस सब के बाद हालात इतने खराब हो गए कि वहां पर जो शिक्षण संस्थान हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, उनको अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। और आइए अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। इजराइल और हमास के बीच चल रहा संघर्ष लगातार पहले की तरह जारी है। इजरायली सेना मध्य गाजा और रफा में हमास के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को अंजाम दे रही है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने जानकारी दी कि वो अगले सप्ताह अमेरिका जा रहे हैं, जहां वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो कांग्रेस के दोनों सदनों को भी संबोधित करेंगे। पिछले साल 7 अक्टूबर से इजराइल और हमास के बीच शुरू हुआ संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच इजरायली सेना ने गाजा में अपने हमलों में तेजी ला दी है। आईडीएफ ने मध्य गाजा पट्टी के इलाकों में बमबारी की, जबकि इजरायली टैंकों ने दक्षिण में रफाह में अपने अभियान को गति दी। इजरायली टैंकों ने एन्क्लेव के मध्य में अल बुरीज और अल मगाजी शिविरों के पूर्वी इलाकों पर गोलीबारी की। इजरायली सेना ने कहा कि रफाह में सैनिकों की इंटेलिजेंस आधारित गतिविधियां जारी हैं। हमारा लक्ष्य हमास लड़ाके, टनल और हमास के अन्य ढांचे शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान सेना ने हमास के एक आतंकवादी सेल और एक लॉन्चर को नष्ट कर दिया, जिसका इस्तेमाल सैनिकों पर गोलीबारी करने के लिए किया जा रहा था। इजराइल ने कहा कि उसके हमले में हमास के आधे नेतृत्व को मार दिया गया है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सांसदों को संबोधित करते हुए जानकारी दी कि वो अगले सप्ताह अमेरिका जा रहे हैं, जहां वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात करेंगे।
इसके अलावा वो कांग्रेस के दोनों सदनों को भी संबोधित करेंगे। उन्होंने साथ ही गाजा में जारी इजराइल की कार्रवाई को सही ठहराया है। हम पूर्ण विजय की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने हमसे युद्ध रोकने के लिए कहा, जबकि हमने कई लोगों की राय के विपरीत एक जमीनी अभियान शुरू किया था। हमने गाजा शहर पर कब्जा कर लिया। आईडीएफ के हमलों से हमास झुकने लगा है। और वैसे मैं कांग्रेस के दोनों सदनों में चौथी बार बोलने के लिए अमेरिका भी जा रहा हूँ, जहाँ राष्ट्रपति बाइडेन और अन्य लोगों से मिलूंगा। दूसरी तरफ इजरायली विपक्षी नेता यायर लैपिड ने नेतन्याहू की इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि अभी भी हमारे कई नागरिक हमास के कब्जे में हैं, जो कि सरकार की विफलता को दर्शाता है। क्या आप अगले सप्ताह कांग्रेस में अपने भाषण में यह घोषणा करने जा रहे हैं कि आप बंधक सौदे से सहमत हैं? क्या आप कांग्रेस में मंच पर खड़े होकर ये कहने जा रहे हैं कि मैं बंधक सौदे से सहमत हूँ, हम अपने बच्चों, अपनी लड़कियों को घर ला रहे हैं, और अगर यह आपके लिए इतना कठिन और दुखद है तो आप इस्तीफा दे सकते हैं, और अगर यह आपके लिए इतना कठिन और दुखद है तो आप इस्तीफा दे सकते हैं। इजरायली नागरिकों को बहुत खुशी होगी। उधर लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच भी हमलों का दौर जारी है। हिजबुल्लाह ने इजराइल की सीमा के पास कस्बों और शहरों की ओर रात भर रॉकेट दागे, जिससे आवासीय इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। कार्रवाई के जवाब में इजरायली सेना ने भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए। इस बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल में नए ठिकानों पर हमले की चेतावनी दी है। अब हमारा जोर नए ठिकानों को निशाना बनाने पर होगा, जिन्हें पहले निशाना नहीं बनाया गया था। यदि इजराइल के टैंक लेबनान और दक्षिणी लेबनान में आते हैं तो उनके टैंकों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कोई टैंक ही नहीं बचेगा। वहीं UNRWA के कमिश्नर जनरल फिलिप लाजारिनी ने एक बार फिर गाजा में तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिन में कम से कम 8 स्कूलों पर हमला हुआ है, जिसमें UNRWA के 6 स्कूल शामिल हैं। पिछले 10 दिनों में कम से कम 8 स्कूलों पर हमला हुआ, जिनमें 6 स्कूल UNRWA के शामिल हैं। संघर्ष में शामिल किसी भी पक्ष द्वारा इस स्कूलों का इस्तेमाल कभी भी लड़ाई या सैन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून की घोर और निरंतर अवहेलना बेरोक टोक जारी है। गाजा में युद्ध के सभी नियम तोड़ दिए गए हैं। इस बीच खबर है कि इजरायली सेना ने गाजा से पकड़े गए 16 फिलिस्तीनियों को रिहा कर दिया है। इन लोगों को सेना ने गाजा में अपनी कार्रवाई के दौरान पकड़ा था। हाल फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से संघर्ष थमता नजर नहीं आ रहा है, जिसकी सबसे बड़ी मार लाखों गाजा वासियों को झेलनी पड़ रही है। और आइए अब एक सनसनीखेज खबर आपको बताते हैं। थाईलैंड में एक होटल में घूमने गए 6 लोगों की मौत के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। बैंकॉक के लग्जरी होटल में ये सभी लोग संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए। मृत पाए गए लोगों की कॉफ़ी में साइनाइड के अंश मिले हैं। मृतकों की पहचान 2 वियतनामी अमेरिकी और 4 वियतनामी नागरिकों के रूप में की गई है। मृतकों में 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। ये रिपोर्ट देखिए। थाईलैंड अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हर साल लाखों सैलानी यहाँ आते हैं। इसी क्रम में सोमवार को 6 लोगों ने बैंकॉक में शानदार होटल में कमरा लिया। सभी ने साथ में कमरे में लंच किया, मगर बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसकी भनक भी किसी को नहीं लगी। पूरे होटल में हाहाकार मच गया। आनन फानन में पुलिस बुलाई गई। दरअसल बैंकॉक के लग्जरी होटल में ये सभी लोग संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए। पुलिस के मुताबिक होटल से 6 लोगों के शव मिले। वहीं थाईलैंड पुलिस के फॉरेंसिक विभाग चीफ के मुताबिक मृत पाए गए लोगों की कॉफी में साइनाइड के अंश मिले हैं। शुरुआती जांच में चायदानी के अंदर के तरल पदार्थ में सभी 6 कॉफी कपों में और दीवार के सहारे झुके हुए मृत व्यक्ति से एकत्र किए गए रक्त के नमूनों में साइनाइड पाया गया है। मृतकों की पहचान 2 वियतनामी अमेरिकी के तौर पर और 4 की वियतनाम के नागरिक के रूप में की गई है, जबकि मृतकों में 3 पुरुष और 3 महिलाएं थीं। इस घटना को लेकर वियतनाम और अमेरिका के दूतावासों से संपर्क किया गया है और अमेरिका की जांच एजेंसी FBI भी मामले की जांच में शामिल है। संबंधित मामले में हमने अमेरिकी दूतावास को सभी सूचनाएं प्रदान की है, जिसमें मेट्रोपॉलिटन पुलिस से भी डेटा शामिल है। CCTV फुटेज की समीक्षा, हवाई अड्डे की जांच और यात्रा संबंधों की जांच भी इसमें शामिल है। FBI भी हमारा सहयोग कर रहा है।
उधर अमेरिकी विदेश मंत्रालय भी अपने 2 नागरिकों की संदिग्ध मौत पर नजर बनाए हुए है। मामले को लेकर अमेरिका थाईलैंड सरकार के साथ संपर्क में है। बैंकॉक में 2 अमेरिकी नागरिकों की मौत पर हम अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं और उन परिवारों को काउंसलर सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं। हम स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं और उन परिवारों को काउंसलर सहायता प्रदान करने के लिए भी तैयार हैं। मामले को लेकर हम स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं। थाईलैंड के जांच अधिकारी इन रहस्यमयी मौतों के पीछे की एक वजह कर्ज को मानकर जांच कर रहे हैं। उनका कहना है कि मारे गए लोगों में से 2 ने एक अन्य को निवेश के लिए बड़ा कर्ज दे रखा था। वहीं पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि मृतकों में एक संदिग्ध हत्यारा भी शामिल था। अगली खबर की ओर चलते हैं। ओमान में मंगलवार को पलटे तेल टैंकर से 8 भारतीय और 1 श्रीलंकाई नागरिक को जीवित बचा लिया गया है। वहीं शेष चालक दल के सदस्यों को खोजने के लिए क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। बता दें कि मंगलवार को ओमान में एक टैंकर पलट गया था जिसमें 13 भारतीयों सहित 16 लोगों का पूरा दल लापता हो गया था। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर माहौल गरमाने लगा है। रिपब्लिकन की ओर से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट्स की तरफ से जो बाइडेन मैदान में हैं। वहीं ट्रंप पर जानलेवा हमले के बाद रिपब्लिकन पार्टी में उनके तमाम विरोधी नेता उनके समर्थन में उतर आए हैं, जिससे डोनाल्ड ट्रंप अब काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। ऐसे में रिपब्लिकन की ओर से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट्स की तरफ से जो बाइडेन मैदान में हैं। दोनों प्रतिद्वंदी एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इस बीच रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को अपनी पार्टी के पूर्व प्रतिद्वंदियों से जोरदार समर्थन मिल रहा है। जानलेवा हमले के बाद रिपब्लिकन पार्टी के तमाम विरोधी नेता उनके समर्थन में उतर आए हैं, जिससे डोनाल्ड ट्रंप अब काफी मजबूत दिख रहे हैं। विवेक रामास्वामी, निकी हेली और रॉन डेसेंटिस जैसे नेताओं का ट्रंप के समर्थन में आना रिपब्लिकन पार्टी की एकता को प्रदर्शित करता है और माना जा रहा है कि जो बाइडेन के मुकाबले डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति पद की दावेदारी को इससे और बल मिला है। कुछ महीनों पहले ट्रंप को अयोग्य और पागल कहने वाले निकी हेली अब खुलकर अपनी पार्टी के पूर्व राष्ट्रपति के समर्थन में उतर आई हैं। डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन को संबोधित करते हुए निकी हेली ने कहा, मैं एक बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दूं कि डोनाल्ड ट्रंप को मेरा मजबूत समर्थन है और देश की खातिर ट्रंप को समर्थन करना चाहिए। मैं एक बात पूरी तरह से स्पष्ट कर रही हूँ, डोनाल्ड ट्रंप को मेरा पूर्ण समर्थन है। अगर हमारे पास बाइडेन के 4 और साल या हैरिस का एक भी दिन रहा तो हमारा देश बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अपने देश की खातिर हमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाना होगा। आपको ट्रंप को वोट देने के लिए हर बार उनसे 100% सहमत होने की जरूरत नहीं है। 100% of the time. वहीं रिपब्लिकन कन्वेंशन में राष्ट्रपति पद की दावेदारी में शामिल रहे विवेक रामास्वामी ने जोशीले अंदाज में अमेरिकी सपने की बात की और लोगों से डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन देने की अपील की। रामास्वामी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ही इस देश को एकजुट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर देश में कानून व्यवस्था को फिर से स्थापित करना है तो ट्रंप को वोट करें। अगर आप देश में कानून व्यवस्था को फिर से स्थापित करना चाहते हैं तो ट्रंप को वोट करें। अगर आप इस देश की अर्थव्यवस्था को एकजुट करना चाहते हैं, अमेरिका को फिर से महान देश बनाना चाहते हैं तो ट्रंप को वोट करें। उनको वोट करने का एक कारण ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि एक्शन से देश को एक कर सकते हैं और अमेरिका की पहचान यही है। दूसरी तरफ फ्लोरिडा के गवर्नर और पूर्व रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रॉन डेसेंटिस ने डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करते हुए कहा कि ट्रंप को शैतान के रूप में पेश किए जाने, मुकदमा चलाए जाने और लगभग मारे जाने के बाद रिपब्लिकन का समर्थन मिलना चाहिए।
Joe Biden. ट्रम्प प्रशासन के तहत हमारी सीमा अधिक सुरक्षित थी और जब ट्रम्प हमारे कमांडर इन चीफ थे तब हमारे देश का सम्मान किया जाता था। अब डोनाल्ड ट्रम्प उनके रास्ते में खड़े हैं और वे अमेरिका के लिए खड़े हैं। ट्रम्प को शैतान बना दिया गया है, उन पर मुकदमे चलाए गए हैं, वे लगभग अपनी जान गंवा चुके थे। हम उन्हें निराश नहीं कर सकते और हम अमेरिका को भी निराश नहीं कर सकते। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के शासन के दौरान कोरोना वायरस महामारी, अर्थव्यवस्था को संभालने सहित कई मोर्चों पर उनकी तीखी आलोचना की। साथ ही कहा कि कमला हैरिस देश की राष्ट्रपति बन सकती हैं। कोरोना महामारी के दौरान उनके कुप्रबंधन ने विशेष रूप से अश्वेत समुदाय को तबाह कर दिया। दोस्तों, ये आपकी वजह से है कि मैं राष्ट्रपति हूँ और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति है। वह अमेरिका की राष्ट्रपति भी हो सकती हैं। बाइडेन हैरिस प्रशासन के तहत अश्वेत बेरोजगारी रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि ट्रंप पर हमले से राष्ट्रपति पद की रेस पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन कुछ राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इससे उनकी जीत की संभावनाएं जरूर बढ़ गई हैं। दूसरी तरफ पिछले कुछ महीनों से डोनाल्ड ट्रंप ज्यादातर जनमत सर्वेक्षणों में बाइडेन से आगे चल रहे हैं। अगली खबर भी अमेरिका से है। अमेरिका में दिग्गज अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने अपनी दो कंपनी स्पेस एक्स और एक्स के मुख्यालय को कैलिफोर्निया से हटाकर टेक्सास ले जाने का फैसला लिया है। मस्क का कहना है कि इस फैसले के पीछे का कारण कैलिफोर्निया में हाल ही में पारित किया गया एक कानून है। वहीं कुछ लोग एलन मस्क के फैसले को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दिग्गज अरबपति कारोबारी एलन मस्क आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। अब वो अपनी दो कंपनी स्पेस एक्स और एक्स को लेकर चर्चाओं में आ गए। दरअसल उन्होंने अपनी दोनों कंपनियों के मुख्यालय को कैलिफोर्निया से हटाकर टेक्सास ले जाने का फैसला किया। एलन मस्क ने स्पेस एक्स के मुख्यालय और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को कैलिफोर्निया से टेक्सास स्थानांतरित करने का ऐलान किया है। उन्होंने एक्स पर बताया, ये ताबूत में आखिरी कील है। इस कानून और इससे पहले आए कई अन्य कानूनों की वजह से जो परिवारों और कंपनियों दोनों पर हमला करते हैं, स्पेसएक्स अब अपना मुख्यालय कैलिफोर्निया के हॉथॉर्न से टेक्सास के स्टारबेस में स्थानांतरित करेगा। वहीं एक्स का मुख्यालय अब सैन फ्रांसिस्को में नहीं रहेगा, उसे यहां से हटाकर ऑस्टिन ले जाया जाएगा। मस्क के अनुसार इस फैसले के पीछे का कारण कैलिफोर्निया में हाल ही में पारित किया गया कानून था, जिस पर सोमवार को गवर्नर गैविन न्यूसोम ने हस्ताक्षर किए थे। मस्क ने कहा कि इस कानून और इससे पहले आए कई अन्य कानूनों की वजह से स्पेसएक्स अब अपना मुख्यालय हॉथॉर्न से स्टारबेस में स्थानांतरित करेगा। उन्होंने आगे लिखा, मैंने करीब 1 साल पहले न्यूसोम के गवर्नर को स्पष्ट कर दिया था कि इस तरह के कानून परिवारों और कंपनियों को अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए कैलिफोर्निया छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे। इस कानून के मुताबिक स्कूल के नियमों के तहत अब शिक्षक और स्टाफ बच्चे की लैंगिक पहचान और लैंगिक पसंद को लेकर माता पिता समेत किसी को भी बिना बच्चे की मर्जी के नहीं बता सकते। वहीं कुछ लोग एलन मस्क के फैसले को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। मुझे लगता है कि यह राजनीति से प्रेरित है। मेरा मतलब है यह रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के दौरान हो रहा है। मस्क स्पष्ट रूप से ट्रंप को पीछे से समर्थन दे रहे हैं। जैसा कि हम सभी मस्क को जानते हैं, वह एक अलग ढोल की धुन पर नाचते हैं और वह चुप नहीं रहने वाले। गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं है कि जब एलन मस्क ने अपनी किसी कंपनी को कैलिफोर्निया से बाहर ले जाने का फैसला किया। साल 2021 में टेस्ला ने अपने कॉरपोरेट मुख्यालय को कैलिफोर्निया के पालो अल्टो से हटाकर टेक्सास के ऑस्टिन में स्थानांतरित कर दिया था। इसके अलावा मस्क ने अपना घर कैलिफोर्निया से हटाकर टेक्सास में बना लिया था। अगली खबर, चीन और कनाडा के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कनाडा में बारिश का सबसे ज्यादा असर टोरंटो में पड़ा है। यहाँ बारिश के कारण बिजली गुल होने और यातायात के प्रभावित होने की समस्या बनी हुई है। वहीं अगर चीन की बात करें तो चीन में 10 प्रांतों की 75 नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। चीन के शांग्सी प्रांत के कई शहरों में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। जिधर नजरें दौड़ाओ उधर पानी ही पानी, सड़कें पानी में जलमग्न
और उस पर तैरते नजर आ रहे हैं वाहन। ऐसा नजारा देखने को मिला कनाडा के टोरंटो में, जहां मूसलाधार बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में अचानक बाढ़ आ गई। पर्यावरण विभाग के मुताबिक मंगलवार को टोरंटो में लगभग 100 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसने एक दिन में शहर में हुई बारिश के 1941 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इस भीषण बारिश के कारण कई जगहों पर बिजली गुल हो गई और यातायात प्रभावित हुआ। टोरंटो हाइड्रो के अनुसार तूफान के कारण 1,23,000 से अधिक लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने कम से कम 14 लोगों को बचाया है जो बारिश के कारण फंसे हुए थे। वहीं मौसम विज्ञानियों ने बताया कि ये रिकॉर्ड बारिश शहर में आए लगातार 3 तूफानों के कारण हुई है। बारिश के कारण टोरंटो का मुख्य रेल टर्मिनल यूनियन स्टेशन जलमग्न हो गया। टोरंटो ट्रांजिट कमीशन ने बताया कि ट्रेनें यूनियन स्टेशन को बाईपास करके जा रही हैं। वहीं गो ट्रांजिट ने बताया कि टोरंटो के उपनगरों में ट्रेन सेवा बाधित हुई है। टोरंटो द्वीप पर स्थित बिली बिशप हवाई अड्डे से भी कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। बारिश के कारण ओंटारियो हाईवे 410 को भी बंद कर दिया गया है। मैं लगभग 2 घंटे से आपातकालीन सेवा का इंतजार कर रहा था। उन्होंने सभी को बाहर निकाला और मुझे भी बचाया, क्योंकि मैं भी बाढ़ वाले क्षेत्र में फंसा था। अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। वहीं चीन में 10 प्रांतों और क्षेत्रों। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।